हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो एरिटेरिया का हाल ही में जो 5000 प्रश्नों का नया बुक लॉन्च हुआ है, उसका हमने चैप्टर 1 यानी प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं। तो इस प्रकार कुल इस बुक में 100 सेट दिए हुए हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि बीपीएससी की एग्ज़ाम के पहले इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा लिया जाए। तो इसलिए जो लोग भी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर ले, ताकि जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो डेली लगभग 2 से 3 सेट प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट कंप्लीट हो चुका है और अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटेरिया के नाम से, उसमें जाके आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज दूसरे प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 इसमें जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। इस प्रकार ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है, आप सभी जानते हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम जो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष नहीं बल्कि 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा स्थायी सदन है, चलिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य नहीं बल्कि 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर पद मुक्त हो जाते हैं। यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कर रहा है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, पहला स्टेटमेंट है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर रहा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो मिनिमम आयु का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन जो है केवल 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर पास हो जाना चाहिए। तो यह जो है 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो 1963 में लाया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो यह उपबंध जो है अनुच्छेद 37 में किया गया है। तो यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो करों में जो कर सुधार के लिए, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म के लिए चेलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। तो भूरी क्रांति का संबंध जो है कोको या चमड़ा उत्पादन से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार के इस किस प्रकार से मतलब कह सकते हैं। तो इसे हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो यह आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
12वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो सरकारी पदों का त्याग किया गया था, विदेशी जो माल थे उसका बहिष्कार किया गया था, अदालतों का वकीलों के द्वारा बहिष्कार किया गया था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई? तो आप सभी जानते हैं 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 दिनों की यह यात्रा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, बिल्कुल सही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था, बिल्कुल सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ, ठीक है, अगस्त 1942 में शुरू हुआ, यानी ये ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किस वर्ष किया था? तो इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 में किया था, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो 1829 के नियम 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो बहाबियों को कुचलने का जो श्रेय है वो बहाबियों के जो विद्रोह थे उसको कुचलने का श्रेय जो है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 18वां प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पल्लव इसमें शामिल नहीं थे, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लव क्या थे? इसमें शामिल नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर को किस दिशा में रखा जाता था? तो अभी भी आप देख सकते हैं जो हिंदू धर्म में मृत्यु उपरांत जो शव है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया? तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था इसमें बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो इनको रिजुपालिका नदी, ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो मखली पुत्र गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 23वां प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, मुगल काल में मुहतसिब कौन होते थे? तो जो मुगल काल में आचरण अधिकारी होते थे उनको मुहतसिब के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आचरण अधिकारी को किस नाम से? मुहतसिब के नाम से जाना जाता था। अगला है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल का ये विभाग था। दसवंत, ठीक है, बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो दसवंत और बसावन जो है अकबर के दरबारी चित्रकार थे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरोरा यूपी में है, बिल्कुल सही है। नरोरा जो परमाणु विद्युत गिरी है यूपी में है। उसके बाद कुड़नकुलम कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, तो ये सुमेलित नहीं है। काकड़ापारा गुजरात में है, सही सुमेलित है। तारापुर महाराष्ट्र में यह भी सुमेलित है। कुड़नकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चलिए 28
प्रश्न है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। तो जो 38वीं समानांतर रेखा यह उत्तरी कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। 29वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो ईंधन का ऊष्मीय मान अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, यह गुण एक अच्छे ईंधन का नहीं है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30वें प्रश्न पे आते हैं। 30वां प्रश्न है विटामिन B7। विटामिन B7 जो है बालों को झड़ने से रोकता है, ठीक है। विटामिन B12 आप जानते हैं रक्त की कमी को बताता है। विटामिन E जो है बांझपन उत्पन्न करता है। और विटामिन K रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। इस प्रकार जो है A का 3 हो जाएगा, B का 1, A का 3, B का 1, इसलिए जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है। A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए गैलेक्टिक इकाई का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 32वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की तुलना में, ठीक है। पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं में बहुत कम होता है, यानी पुरुषों में ज़्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह किसका वहन करता है। तो आप सभी जानते हैं ये किसका वहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है इसे गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। तो जीव द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे क्या है, विटामिन ए के अच्छा स्रोत हैं। चलिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। उसके बाद विद्युत प्रवाह एम्पियर हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। पावर का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो इस प्रकार सही मैचिंग ए का 4 है, बी का 1 है। तो सही मैचिंग देखा जाए तो 37 का बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन के धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो इसमें लिथियम जो है सबसे कम घनत्व वाला एलिमेंट है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यह कथन जो है बिल्कुल सही है प्राकृतिक रबर के बारे में। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है किसी एलिमेंट की रासायनिक गुण को तय करता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग में किन नदियों का संगम है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वही अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे आके मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे मिलते हैं उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी, ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी और नंदाकिनी, तो यहाँ पे मैं नंदाकिनी बोल रहा हूँ। अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उसे नंद प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा।
42वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से होकर जो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। हालांकि झारखंड को भी देखा जाए तो बीचों बीच से ही गुजरती है, लेकिन इस बुक में जो है मध्य प्रदेश ही दिखा रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ, आप लोग भी इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड से भी बीचों बीच से गुजर रही है और इस बुक में, एडिटोरिया का बुक में मध्य प्रदेश दे रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा क्लियरिफाई करके कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे है राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं जिसको मैच कराना है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही मैचिंग नहीं करता। बांदीपुर कर्नाटक में सही मैच है और सिमलीपाल उड़ीसा में, यह भी सही मैच है। रोहिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अगुलहास जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है भूकंप और ज्वालामुखी इन दोनों के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बाएं तरफ मरुस्थल के नाम दिए हुए हैं। तकलामकान चाइना में पड़ता है, बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल भारत में पड़ता है, बिल्कुल सही है। आटाकामा चिली में पड़ता है, यह भी सही है। गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्सों में आता है। इस प्रकार ये जो डी है सही मैचिंग नहीं है। गिब्सन कहाँ पे आता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भाग में। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना ही प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे दिए हुए, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दर्शन दिया हुआ है, तो योग के कौन है? पतंजलि। न्याय के कौन है? गौतम। सांख्य के कौन है? कपिल। चारवाक के कौन है? चारवाक। वैशेषिक के कौन है? कणाद। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन है? वादरायण, ठीक है। और यहाँ पे कुछ संप्रदाय के संस्थापकों के नाम दिए हैं, तो आजीवक संप्रदाय के कौन है? मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी यह है संजय वेठली पुत्र। भौतिकवादी पकूद कचायन और घोर अक्रियावादी तो पूर्ण कश्यप। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी हो कमेंट करके बताइए, ताकि एक दिन में 3 या 4 वीडियो 4 वीडियो जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस हो सके और बीपीएससी और बीएसएससी एग्जाम में आप लोग को बहुत अच्छा तरह से लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।